नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं कपिल दुबे और आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। तो अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझ रहे हैं और पिछले 3 लेक्चर्स का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहली बार हमने भारतीयों के द्वारा संविधान के लिए किए गए प्रयास का अध्ययन किया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने संविधान सभा का जो प्रस्ताव था उसे मंजूरी दे दी। उसमें कुल 389 सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी से और देसी रियासतों से कितने कितने सदस्य थे, इन सबको हम विस्तृत रूप से अपने पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। उसके बाद हमने संविधान सभा के 296 सीटों के लिए चुनाव के बारे में चर्चा करी थी और हमने देखा था कि उसमें मुस्लिम लीग की स्थिति जो थी वो काफ़ी खराब हो गई थी। तो यहाँ पर हम 3 लेक्चर समझ चुके, इनको आपको क्रम से पढ़ना है और उसी के बाद आज ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम संविधान सभा की उद्घाटन या संविधान सभा की बैठकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है संविधान सभा का उद्घाटन। ठीक है, अब इसे हमने संविधान सभा का उद्घाटन क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने कॉन्सेप्ट बताया कि संविधान सभा ऐसे ऐसे रहेगी, संविधान सभा में इतने सदस्य आएंगे, इतने नामांकित होंगे, इतने निर्वाचित होंगे। फिर संविधान सभा की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस की 208 सीटें आई और मुस्लिम लीग की 73, बाकी 8 जो थे वो निर्दलीय थे, बाकी अन्य दलों के एक एक सीट आए। फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग की स्थिति काफ़ी खराब रही, उनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा, तो उन्होंने संविधान सभा की बैठकों के बहिष्कार का निर्णय लिया, विरोध करने का निर्णय लिया। तो अब यहाँ से संविधान सभा की बैठकों की क्या होती है? शुरुआत। तो यहाँ से पहली बैठक शुरू होगी, इसलिए हमने यहाँ पर हेडिंग क्या डाली है? संविधान सभा का उद्घाटन। तो अब प्रश्न आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कहाँ पर हुई, कितने सदस्य उस बैठक के दौरान शामिल रहे, किसने इस बैठक का बहिष्कार किया, कौन सी रियासत थी जिसने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा, कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। फिर अगर हम देखें उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, किसने प्रस्तुत किया, कब शुरू हुई बैठक, कब समाप्त हुई, तो इन सब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के केंद्रीय सभागार में शुरू हुई। तो ये डेट आपको याद रखनी। प्रश्न आएगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब आयोजित की गई, कब बुलाई गई? तो कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। कहाँ पर बुलाई गई थी? नई दिल्ली के केंद्रीय सभागार में। वर्तमान में ये केंद्रीय सभागार जो है हमारे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल, सेंट्रल रूम के रूप नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के केंद्रीय सभागार में। अब जब बैठक हुई तो बैठक में कुल सदस्य कितने थे, कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो हमने बोला था कि कुल जो थे सदस्यों की संख्या, जो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तय की गई थी वो कितनी थी? 389। उनमें से 93 नामांकित थे, बाकी 296 सीटों पर क्या हुए थे? चुनाव आयोजित किए गए थे, नहीं निर्वाचित सदस्य थे। तो कुल 389 सदस्यों में से इस दिन कुल उपस्थित सदस्य जो थे, उपस्थित सदस्य, इनकी संख्या 207 थी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 389 में से मात्र 207 सदस्य ही संविधान सभा की पहली बैठक के पहले दिन क्या हुए? उपस्थित हुए। अब अगर हम यहाँ पर देखें, कोई भी बैठक अगर हो रही है तो बैठक को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती है। तो अब यहाँ पर अध्यक्ष के नाम पर विचार विमर्श किया गया, तो सभी दल के लोग जो थे वो अपना अध्यक्ष चाहते थे, तो अध्यक्ष के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी।
अब जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तब तक बैठक शुरू नहीं की जा सकती है। तब निर्णय लिया गया कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव बाद में कर लिया जाएगा। आज की बैठक आगे बढ़ाने के लिए, प्रारंभ करने के लिए हम एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। तो वही स्थिति जो स्थायी अध्यक्ष के नाम पर विवाद हो रहा था, वही स्थिति किसमें भी हुई, अस्थायी अध्यक्ष में भी। अस्थायी अध्यक्ष के नाम पर भी विवाद होने लगा। सभी दल के लोग अपना अपना जो सदस्य था उसको क्या बनाना चाहते थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो फिर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा, सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, उसे क्या बनाया जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष के नाम पर हम कुछ दिनों के बाद विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे या जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पर हम देख लें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो इन्हें क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। अगर यहीं पर वरिष्ठतम सदस्य की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, बुजुर्ग सदस्य। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये हमारी संविधान सभा के क्या थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य। अब यहाँ से 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये आएगा कि हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अब आपको याद हो गया होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य या बुजुर्ग सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब प्रश्न आएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, इनका चुनाव किस दिनांक या किस तारीख को किया गया, तो कब किया गया, 9 दिसंबर 1946 को। अब जब यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात हो गई तो यहाँ पर प्रश्न है कि उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लेते हैं। और HC मुखर्जी, क्या लिखा है, HC मुखर्जी, इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अधिकांशतः अगर हम देखें, अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठाएंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न आने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए। ठीक है, तो उपाध्यक्ष कौन बने, HC मुखर्जी। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के नाम पर विचार विमर्श किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर सहमति बन गई। और इस प्रकार 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या चुने गए, हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी या संविधान सभा थी उसका स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अब यहीं पर बात हुई कि जो हम संविधान बना रहे हैं तो संविधान बनाने के लिए हमारे पास एक सलाहकार होना चाहिए। तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर भी नियुक्ति की जानी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी या लीगल एडवाइजरी के पद पर नियुक्ति की जानी थी। तो फिर किसको चुना गया, तो यहाँ पर VN राव, आपको याद रखना है। तो VN राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया, या संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया, VN राव को चुना गया। ठीक है, ये सब कब हुआ, 11 दिसंबर को। तो ये तारीख याद रखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से संविधान सभा के क्या चुने गए, स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और इसी दिन VN राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब
उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। तो अगर हम देखें तो सीक्वेंस बन रहा है, पहली बैठक की शुरुआत हुई 9 तारीख को, उसके बाद एक दिन छोड़ दे तो कितनी आ गई, 10 को छोड़ के 11, फिर 12 को छोड़ के 13, तो डेट में भी सीक्वेंस 9, 11 और 13। अब 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अगर उद्देश्य प्रस्ताव क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो हमारे संविधान को बनाने के क्या उद्देश्य है, हम संविधान में कौन से लक्ष्यों को देखना चाहते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्या हमारी नीतियां होंगी, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा संविधान हम देना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव पर अगर हम देखें तो 8 दिन तक क्या हुआ? विचार किया गया। तो 8 दिन तक इस पर विचार विमर्श किया गया। अब 8 दिन के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या बन गई? सहमति बन गई। ठीक है, तो लोग किस प्रस्ताव पर एग्री हो गए? उद्देश्य प्रस्ताव पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी उद्देश्य प्रस्ताव की हम आगे भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर क्या हुई है? सहमति हुई है। अभी उद्देश्य प्रस्ताव को पारित भी किया जाएगा 1 महीने के बाद, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 इस दिन रखा गया, विचार नहीं हुआ। ठीक है, बीच में 8 दिन इस पर क्या हुआ? विचार विमर्श, और 22 तारीख को इस पर क्या बनी? सहमति। यानी 14 से लेके 21 तक अगर आप काउंट करेंगे तो कुल कितने दिन आ जाएंगे? 8 दिन। तो इन 8 दिन उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या बन गई? सहमति बन गई। और सहमति बनने के साथ ही 23 दिसंबर 1946 को प्रथम जो बैठक थी वो क्या हो गई? वो समाप्त हो गई। तो हमारी जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो कब समाप्त हुई? 23 दिसंबर 1946 को। तो अगर हम यहाँ पर देखें प्रथम बैठक का कार्यकाल, तो प्रथम बैठक का कार्यकाल आ जाएगा 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। ये आपको याद रखना है। तो ये पूछ लिया जाता है कि पहली बैठक कब से कब चली, तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं चाह रहा हूँ कि आपको पूरा संविधान एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो जल्दी से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाद में रिवाइज करते हैं, इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने किसकी बात कर ली? संविधान सभा की पहली बैठक की हमने चर्चा कर ली कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के केंद्रीय सभागार में इसकी शुरुआत हुई। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य या बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। साथ ही इसी दिन उपाध्यक्ष के पद पर H.C. मुखर्जी को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को पंडित राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने और V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। लगभग 8 दिन तक इस पर विचार विमर्श किया गया और 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर सहमति बनी। 23 दिसंबर 1946 को क्या कहते हैं पहली बैठक क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो पहली बैठक का अगर हम कार्यकाल देखें तो 9 दिसंबर 1946 से कब तक रहा? 23 दिसंबर 1946 तक। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ आपको महत्वपूर्ण चीज़ वो और समझा देते हैं, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या को एक बार और जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संख्या अभी इसमें परिवर्तन आएगा। तो संविधान सभा की सदस्य संख्या, ठीक, अब ये कैसे?
इसको शुरू कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है और इसको जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें संविधान सभा की सदस्य संख्या, तो जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बनी, क्रीमेंट एटली, और उन्होंने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में बोलते हुए कहा कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, और उन्होंने एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो था वो भारत भेजा पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं से चर्चा करने के बाद बोला कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो 16 मई 1946 को प्रस्तुत की, उसमें संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी बताई, 389। तो यहाँ पर आपको देखना है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान सभा की सदस्य संख्या, ठीक, ये इनने कितनी निर्धारित करी थी, 389। अब ये 389 जो थी इसको हमने 2 भागों में डिवाइड भी किया था, 296 और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 93। 296 जो थे वो कहाँ से थे, ये निर्वाचित सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी से, और 93 जो थे वो कहाँ से थे, देसी रियासतों से। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 389 जो सदस्य संख्या थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा तय की गई थी, किसकी, संविधान सभा की ने अपनी रिपोर्ट रखी थी 16 मई 1946 को, उस दिन ये संख्या बताई गई थी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जब बाद में चुनाव हुए मुस्लिम लीग के, और मुस्लिम लीग 296 सीटों में से केवल 73 सीटों पर ही विजय प्राप्त कर पाई, और उसकी स्थिति जो थी वो काफ़ी खराब हो गई। उसने संविधान सभा की बैठकों का तो बहिष्कार किया ही किया, उसने संविधान सभा के बहिष्कार या विरोध करने का भी निर्णय लिया, और वो लगातार पाकिस्तान राष्ट्र के निर्माण की मांग कर रहे थे। और गांधी जी अंत में परेशान हो गए, और गांधी जी ने बोला कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो ना भारत के लोग खुश रह पाएंगे ना ये लोग खुश रह पाएंगे। तो उन्होंने अंततः बोला कि ठीक है, पाकिस्तान राष्ट्र बनाया जाए, और पाकिस्तान राष्ट्र बनाने के लिए वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, और उन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत करी। तो यहाँ पर देख लेते हैं माउंटबेटन योजना कब आई, 3 जून 1947। ये पीएससी 2016 प्रीलिम्स में पूछा गया था कि माउंटबेटन योजना कब लागू की गई या कब प्रस्तुत की गई। तो ये कब आई, 3 जून 1947। और यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसे मनबाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा भारत विभाजन को क्या मिल गई थी, स्वीकृति, और बोला गया था कि भारत का विभाजन किया जाएगा और एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाएगा। तब यहाँ पर बोला गया था, अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अब कौन सा राष्ट्र बनेगा, पाकिस्तान। तो कुछ जो सदस्य थे वो भारत से कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान। तो वो किसका निर्माण करेंगे, पाकिस्तान के संविधान का। तो वो भारतीय संविधान सभा से क्या दे देंगे, इस्तीफा। तब यहाँ पर जो सदस्य संख्या थी वो 389 से घटकर कितनी रह गई, 324। तो ये आपको याद रखना है कि माउंटबेटन योजना में की प्रस्तुति के साथ जब भारत विभाजन को स्वीकृति मिल गई तो कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले जाएंगे, या पाकिस्तान के थे जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो सदस्य संख्या घटकर कितनी हो गई, 324। अब उसके बाद आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, और भारत भी आज़ाद हो गया और एक नया राष्ट्र कौन सा बन गया, पाकिस्तान। फिर हमारे यहाँ से बोला गया कि जो लोग भारत से कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चले जाएं। जो लोग पाकिस्तान से कहाँ आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, वो भारत आ जाएं। तो फिर कुछ और लोग जो थे संविधान सभा के सदस्य थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान। तो अंततः अगर हम देखें 31 दिसंबर 1947 तक अगर संविधान सभा की अंतिम सदस्य संख्या, तो यहाँ पर कुछ और सदस्य चले जाते हैं और ये घटकर कितनी रह जाती है, 299।
ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। जब कैबिनेट मिशन आया तो उसके द्वारा जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो कितनी, 389। माउंटबेटन योजना में भारत विभाजन की स्वीकृति मिलने के बाद ये संख्या घटकर कितनी रह गई, 324। और अंततः 31 दिसंबर 1947 को कुछ और लोग जो थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। और 31 दिसंबर 1947 को जो संविधान सभा की अंतिम सदस्य संख्या थी वो घटकर कितनी रह गई, 299। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये काफी महत्वपूर्ण है। और आगे जब हम अभी और लेक्चर पढ़ेंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसमें हम ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद संविधान के वाचन का अध्ययन करेंगे कि कितने वाचन हुए, तो वहां पर आपको इस सदस्य संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।